नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। भूपेन्द्र चौधरी ने उनका स्वागत किया है। नड्डा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्वागत किया। एयरपोर्ट बाबतपुर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेन्द्र चौधरी की अगवानी में जेपी नड्डा अपने कार्यकाल विस्तार के बाद वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम भी आज यहीं पर होने वाला है। इस दौरान हो सकता है कि कुछ मंथन भी देखने को मिले। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। जानकारी आपको दे रहे हैं अहम तस्वीरों के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं इस बीच दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती में अचानक तूफान खड़ा हुआ है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत करीबन 30 पहलवान ऐसे हैं जो भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कई कोच के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। उसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। अब खेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले में भारतीय कुश्ती संघ से जवाब तलब भी किया है। साथ ही पहलवानों ने पीसी करते हुए कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति को पद पर नहीं बने रहना चाहिए। एक अच्छा पहलवान या एथलीट आना चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति नहीं। अगर लड़कियां आवाज उठाएं तो भविष्य में इस तरह के खतरों से बचा जा सकता है। तो वहीं बजरंग पूनिया ने यह भी कहा है कि 20 जनवरी तक फेडरेशन को बर्खास्त नहीं किया जाता तो हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। साथ ही जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक धरने पर इसी तरह बैठे रहेंगे। हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है। जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है। वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। आप खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं विद प्रूफ है हमारे पास में। उनके साथ में जो हुआ है, हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम। कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने। महिला खिलाड़ियों के शोषण के संगीन आरोपों को लेकर बीजेपी पर जमकर वार हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी लगातार घिरी हुई है। इसको लेकर के विपक्ष भी निशाना साध रहा है। विपक्षियों का लगातार बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। विपक्षियों का कहना है कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो विनय शाही क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इससे ज्यादा दुखद और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो बेटियां, जो बहनें देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं,
तिरंगे के लिए खेल रही हैं, देश के स्वाभिमान को और बढ़ा रही हैं, उनका खुद स्वाभिमान लुट रहा है। कैंप रद्द कर दिया गया है, इसकी कोई अधिकारिक सूचना हम लोग तक नहीं है। आप लोगों के चैनल के ही माध्यम से ये हम लोग को जानकारी हुई कि कैंप रद्द कर दिया गया है। जो आरोप लगाए गए हैं सर, उनके बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पर शोषण होता था लड़कियों का, जो पहलवान आते थे? नहीं, ये पूरी तरीके से निराधार है। इस सेंटर पे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। कब उनका शोषण हुआ, कब बाहर निकले, कब वो सब यहाँ से जानकारी हो सकती है। आपको इसकी जांच उच्चतम एजेंसी से करा लिया जाए कि कब उनका शोषण हुआ है, सच का सच हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट के सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे भारतीय खेल जगत में हड़कंप मचा हुआ है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। विनेश का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कई महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार कई दिग्गज पहलवान धरना दे रहे हैं और इस मामले में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या का बयान भी सामने आया है। रेखा आर्या ने कहा कि खेलों में यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर हैं। इस मामले में निश्चित ही जांच होगी और अगर ऐसा हुआ है तो लोगों को कड़ा संदेश जरूर मिलेगा। देखिए, फिलहाल तो अखबार के माध्यम से विषय संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से कभी भी इस प्रकार की यौन उत्पीड़न की या यौन संदर्भित, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो कोई भी महिला हो, ऐसा घटित होता है तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है और वो खेल के परिदृश्य के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि सारा विषय जांच का विषय बनता है और जांच में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्रीय खेल मंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात संभवतः आई ही होगी और मुझे लगता है कि एक उचित मैसेज जो है खेल के परिदृश्य से भी और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिवंगत सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और परिवार के आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सीबीआई ने दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट की तरफ से मामले में आगे की जांच के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने अपने सीबीआई में जांच की क्लोजर रिपोर्ट के उस अंश पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि मीडिया कर्मियों ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर दिया। तो वहीं मामले पर बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश यादव पर हमला बोलते नजर आए और कहा अखिलेश यादव को जवाब और हिसाब दोनों ही देना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है और अब यह खुलासा हो सकेगा फिर से कि ये सैफई कुनबे ने ये सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां कैसे जुटाई है, ये पेरिस से झूमर कहां से आए हैं, ये इटली का मार्बल घर में कैसे लगा है, ये इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां लखनऊ के आलीशान पॉश एरिया में कैसे इकट्ठी की गई है। इन सारी बातों का अब खुलासा होगा कि कैसे सत्ता के दम पर, रसूख पर जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके इतना बड़ा कुनबा तैयार किया गया है। अब एक एक बातों का खुलासा होगा और अखिलेश यादव जी की मुश्किलें आने वाले समय में फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मदरसा शिक्षा नीति में अब बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अब बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में जारी होने वाली किताबों को ही मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा। अब तक ये सरकारी स्कूलों में भेजी जाती थी, लेकिन अब मदरसों के बच्चे भी इन्हीं किताबों के आधार पर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने मदरसा बोर्ड को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने हिंदू बच्चों को मदरसों से हटाए जाने की मांग की थी। फिलहाल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार जावेद का कहना है कि परिजन की मर्जी से ही बच्चे मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और धर्म के आधार पर शिक्षा का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर खास बातचीत हुई है, सुनिए। मदरसा शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब यहाँ के बच्चे भी बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर पढ़ाई करेंगे, जिस तरह से अन्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। हमारे साथ मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जावेद इफ्तिखार जी हैं। सर, किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं और क्या बेसिक शिक्षा जो किताबें देता है सरकारी विद्यालयों में वही अब लागू होगी अब मदरसों में? बिल्कुल, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस ओर अग्रसित हैं कि मदरसों के बच्चों भी दीन की चीज़ें पढ़ें, लेकिन दुनिया की चीज़ें ही पढ़ें। वो मजहबी चीज़ें ही पढ़ते रहें, लेकिन साथ में जो है जो दिन की चीज़, दुनिया की चीज़ें हैं, मैथ, साइंस, सोशल, सारी चीज़ें पढ़ें। पढ़ाई भी हो रही है 1 से 8 तक लगातार
हम तो तमाम मदरसों में जाते हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। किताबों को थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, एनसीईआरटी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी, इस साल भी काफ़ी देर हुआ। तब हम लोगों ने फैसला लिया है कि जो बेसिक की तर्ज पे हम भी अपने यहाँ मदरसों के बच्चों को पढ़ाएंगे। वहाँ भी एनसीईआरटी 1, 2 और 3 में शुरू होने जा रही है, उसी तरह पे हम अपने यहाँ भी शुरू करेंगे। और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे एनसीईआरटी, हम भी बढ़ेंगे। और तब तक बाकी बेसिक शिक्षा परिषद किताबें भी हमारे मदरसों में लंबे समय से पढ़ाई जा रही है, इस साल भी पढ़ाई जा रही है, उसी में इम्तहान भी होने हैं, तो वैसे चलती रहेगी। सरकारी स्कूलों में देखा जाता है कि बैग और ड्रेस ये सब सरकार की तरफ से मुहैया होता है, तो क्या इस समय आपके यहाँ मदरसों में भी इस तरह की चीजें लागू होंगी कि बच्चे ड्रेस में आए, प्रॉपर जो सरकारी मदद होती है उस तरह से उनको मिले? नहीं, लंबे समय से मिल रही है, सारी चीज़ें मिलती हैं, मिड डे मील वगैरह भी मिलती है, मदरसों में मिलती है। इधर कुछ सालों से ड्रेस नहीं मिल रहा था, ऐसा मदरसों के लोगों ने मुझसे कहा। तो हम लोगों ने कल ये बात की बोर्ड की बैठक में कि आप जो ड्रेस के पैसे मिलने में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है उसकी जरा समीक्षा करिए, कहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं। बेसिक के बच्चों को पैसे मिल रहे हैं ड्रेस के लिए, तो मदरसों के बच्चों को भी उसी रूप में ड्रेस के पैसे जैसे पैसे पहले भी मिलते थे उसी तरह से मिले। इधर 2-4 सालों से नहीं मिले हैं, तो ड्रेस का पैसा ट्रांसफर होता है, बच्चे फिर उस तरह से पहन के आते हैं। तो उसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कहा गया है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, उन्होंने आपको एक पत्र लिखा था और मांग की थी कि जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसों से हटाया जाए, उनको इन मदरसों में शिक्षा ना दी जाए, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, जिसको आपने कल खारिज कर दिया। आज सुबह से वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इसे बड़ा ही अजीब अजीब शब्दों में उन्होंने बयान किया है ट्विटर पर। अब उनकी अपनी गरिमा होगी, उनके अपने शब्द होंगे, वो उनके संस्कार होंगे, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे पास शासन स्तर पे कोई उनका पत्र पहुंचा था, शासन के जरिए से हमारे रजिस्ट्रार साहब के पास आया, रजिस्ट्रार साहब ने कल मीटिंग में रखा। और इस तरह की चीज़ें देश हित में कहीं से भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लगातार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करके सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। आज मदरसों ने पूरा भरोसा जताया, सरकार की गाइडलाइन पे काम किया, आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस तरह से जाकर के मदरसों में एक सर्वे करा करके हिंदू मुसलमान करना, फिर संस्कृत स्कूलों में जा करके मुसलमान बच्चों को निकाला जाए, फिर ईसाई मिशनरी के स्कूलों में जा करके वहाँ से छटनी की जाए। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, मैंने रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है। तो ऐसा इस तरह से हम बच्चे मदरसे में कोई जोर जबरदस्ती सुलाते नहीं हैं। मदरसे में बच्चे के माँ बाप अभिभावक उनको एडमिशन कराते हैं, तब बच्चे पढ़ने आते हैं। अब मैं कैसे उनको जो है इस तरह से कहा जाएगा कि गैर मुस्लिम हो तो उनको बाहर करो मदरसे से, जो है ये कहीं से भी देश हित में माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप नहीं है कि सबका साथ सबका विकास सर्व समाज के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम किया है। योजनाओं का लाभ जितने भी हुए हैं सर्व समाज ने उठाया है, कहीं भी हिंदू मुसलमान और संख्या बहुसंख्यक के नाम पे नहीं किया, कोई योजना नहीं चली अभी है। अब ये किस तरह से चलेगी, कैसे हो सकता है संभव ये कि हम हिंदू मुसलमान करें शिक्षा के क्षेत्र में, जो है तो बड़ा मदरसों को लेकर एक मिथ रहता है। यही वजह है कि वो कानूनगो जो हैं प्रियंका कानूनगो, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कितने % बच्चे होंगे जो गैर मुस्लिम हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप की मर्जी से ही आ रहे हैं। अब इस तरह का डेटा हमारे पास भी नहीं है, ना हम लोगों ने कभी इस तरफ दिमाग गया हम लोगों का कि हिंदू मुसलमान भी शिक्षा के क्षेत्र में करना होगा आगे चल करके। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितने बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे बच्चे हैं, बच्चे देश के हैं, बच्चे प्रदेश के हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप लगातार मदरसों का आधुनिकीकरण कर रहा है। हम लगातार एनसीईआरटी किताबें पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का मजहबी किताब पढ़ाती है क्या? एनसीईआरटी साइंस देती है, सोशल देती है, इंग्लिश देती है, तमाम चीज़ें बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कभी मदरसों में जाकर उत्तर प्रदेश मदरसों में देखिए, बच्चों के बस्ते से साइंस सोशल और मैथ निकलती नहीं निकलती है। तो इस तरह की बातें बड़ी अजीब सी लग रही है और कहीं से भी प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप नहीं है, उनकी सोच के अनुरूप नहीं है। आज सारी दुनिया की निगाहें भारत पे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हम सबको एक शक्तिशाली लीडर मिला है देश के अंदर, जो सर्व समाज के लिए काम कर रहा है। 125 करोड़ कहते करते आज 125 करोड़ की बातें करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इस तरह की छोटी बातें करने से, मजहब के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में बंटवारा करने से उनकी भावनाएं आहत होंगी। इस मदरसे ने राजा राम मोहन राय को भी मदरसे से पढ़ के निकले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति मदरसे से पढ़ के निकले हैं, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे वही पढ़ के निकले हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही संभव है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए इफ्तिखार जावेद जी हैं, चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के। उनका कहना है कि धर्म के नाम पर शिक्षा का बंटवारा नहीं किया जा सकता और इस तरह के बयानबाजी से इन लोगों को बचना चाहिए। फिलहाल मदरसे को आधुनिकीकरण के लेकर लगातार प्रयास जारी हैं और जल्द ही बच्चों को और शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए किताबों का भी बदलाव किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।
बिहार के बाद जेडीयू अब उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना की मांगों को लेकर आज लखनऊ प्रदर्शन कर रही है और जेडीयू की मांग है कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना हो, जिसे लेकर जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पे है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी उनके तमाम प्रतिनिधि यहां पे आज उद्घोष जनगणना करने वाले हैं और उनका आज विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी जैसे बिहार में जातिगत जनगणना शुरू किया गया था, वैसे उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। इनसे खास बातचीत करते हैं, इस वक्त भाजपा के कद्दावर मंत्री हैं जयवीर सिंह, इनसे ही बातचीत करेंगे। जयवीर जी, बिहार में तो जातिगत जनगणना शुरू, आज उनके तमाम सांसद, तमाम मंत्री सरकार के आज यहाँ पे आ रहे, लखनऊ में हल्ला बोल है, क्या लगता है यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या? देखिए, सही बात तो ये है कि जनता का समर्थन खो चुके लोग अब जनता के बीच में कैसे अपनी पकड़ बनाए, इसका अपना प्रयास लगातार जारी कर रहे हैं। कहाँ समर्थन खो गया? खत्म हो गया। लोकसभा में, विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव देख लें, 17 का चुनाव देख लें, 19 का देख लें, 14 का देख लें, या तमाम अन्य जेडीयू कर रही है जातिगत जनगणना, कोई मांग कर रही है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष में सब विपक्षी दल हैं। विपक्षी दल इस समय हाशिए पे हैं। बिहार का अभी जो गुजरात का चुनाव हुआ विधानसभा का, 53% अकेले बीजेपी को वोट किया है, 47 में सारे दल हैं। पूरे देश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, रीतियों को लेके, नीतियों को लेके, सिद्धांतों को लेके, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और अच्छा, जातिगत जनगणना से परहेज क्यों है भाजपा को? भाजपा तो लगातार इस चीज का मांग करती रहती है। जब गोपीनाथ मुंडे आप ही के भाजपा के ही नेता थे, उन्होंने सबसे पहले संसद में मांग उठाया था। भाजपा ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातिगत जनगणना की बात की थी, संसद में जाके मुकर गई, तो फिर परहेज किस बात की? हम लोग कभी किसी बात के विरोधी नहीं है, हम विरोधी हैं जातिगत राजनीति के। हम किसी जात धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग राजनीति कर रहे हैं देश के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, और देश आने वाले 25 सालों में, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव एक काल चल रहा है, इस काल में 25 साल में विश्व का लीडर बने। आपने कहा कि हम लोग जाति का राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में जाके कहते हैं बिहार में कि हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ये सम्मान की बात है, तो जातिगत बात नहीं है ये? नहीं, ये जाति की नहीं है। जो भी पिछड़े हैं, किसी जाति को, पिछड़ों को आगे लाना, विकास की मुख्य धारा में लाना, उनको विकास के लिए मौके देना, ये हम लोगों का सिद्धांत है। हम पिछड़े हुए लोगों को, किसी भी जात, वर्ग, धर्म और मजहब के हों, उनको विकास की गंगा बहा करके पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में ला रहे हैं, उसी के लिए उन्हें आवाज दे रहे हैं। जोशीमठ आपदा के चलते उत्तराखंड पर्यटन को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा सर्दियों में बंद हो जाती है और औली में विंटर गेम्स की शुरुआत हो जाती है। राज्य सरकार ने औली में होने वाली स्कीइंग को बढ़ावा देने के लिए काफी निवेश किया है और कई योजनाओं पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन इस साल जोशीमठ में आई आपदा ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया। इस साल औली आने वाले पर्यटकों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, उन्होंने जोशीमठ आपदा को देखते हुए अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। इसमें सब फीडबैक हम लोग ले रहे हैं और लोगों की भी मांग वहां पर है कि साहब वहां पर विंटर गेम्स होने चाहिए, पर हम ये देख रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है, कितना धसाव हो रहा है, कितना सिंकिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो रहा है, क्या स्थिति है, वो सारा जायजा लेने के बाद ही निर्णय लेंगे। और जो रोपवे का मामला है, क्योंकि हमारा विचार था कि स्कीइंग का हमने काफ़ी औली में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और औली काफ़ी अच्छा एक स्कीइंग रिजॉर्ट बन गया है, उससे आगे बढ़ाने के लिए गौरसों के लिए भी हमारी योजना थी, इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब ये पूरा उस पर चिंतन हम करेंगे, रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद ही उस पर निर्णय। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ में अनाज के आड़त में चोरी, चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम, लाखों की नकदी के साथ इन्वर्टर और बैटरी भी किए गए चोरी। देवरिया में पुलिस ने लूट की घटना को किया खुलासा, 3 अज्ञात अभियुक्तों ने फायर करके व्यापारी की लूटी थी रकम। मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्तों को उनके एक और साथी पुलिस किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ एसपी ने माधानता थाने का किया औचक निरीक्षण, थाने पर साफ सफाई रखने का दिया निर्देश। एसपी ने कस्बे में किया पैदल गश्त, ग्रामीणों को सुरक्षा का दिया भरोसा। कानपुर देहात में मजदूरों के 2 पक्षों में शराब के नशे में हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, 1 की मौत, 2 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
प्रतापगढ़ में गरीबों का हक हड़प रहा दबंग कोटेदार, फ्री का राशन पैसे लेकर दे रहा कोटेदार, साथ ही 3 यूनिट के पीछे 1 यूनिट कम करके देता है राशन। ग्रामीणों ने प्रधान के घर का घेराव करके किया विरोध प्रदर्शन। ललितपुर में ट्रक ड्राइवर की हत्या और लूट का एसपी ने किया खुलासा, 7 महीने पहले हुई थी वारदात। मध्य प्रदेश के मालथौन टोल प्लाजा का है ये पूरा मामला। मिर्जापुर में बसपा नेता राजनारायण उर्फ निराला कोल ने समाजवादी पार्टी की ज्वाइन। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को ज्वाइन कराया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, पार्टी में आने से संगठन को मिलेगी मजबूती। हरदोई में पुलिस ने किसान को पीटा, किसान का फटा सर। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने लोनी मिल में किया हंगामा। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक, हंगामे को कराया शांत। बदायूं में हाईवे पर डंपर ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोर गैंग के 3 चोर गिरफ्तार, चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित दोनों ही हो। नमस्कार।